कोर्डो नाम के इस छोटे और शांत दिखने वाले गांव की गलियों में लिंट उत्सव की जो रौनक छाई थी, उसके पीछे एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य छिपा हुआ था। ल्यूमियन अपनी बहन औरोर के साथ इस उत्सव का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन उसके मन में लगातार एक बेचैनी बनी हुई थी जो उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। भीड़ के शोर के बीच उसने औरोर के कान में बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि अगर नोवेल वीकली से उसे कोई भी संदेश प्राप्त हो तो वह उसे तुरंत खबर कर दे। यह आशीर्वाद यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और अंत में उस पुराने किलेनुमा घर तक पहुंची जो कभी सौरनशाही घराने के वैभवशाली युग का एक हिस्सा हुआ करता था। यह निवास पहाड़ी की एक ढलान पर स्थित था और इसका रंग इतना गहरा और स्याह था कि वह किसी डरावनी परछाई की तरह पूरे गांव पर हावी हो रहा था। इस ऐतिहासिक इमारत के 2 विशाल टावर आसमान की ओर ताक रहे थे, जो वहां के प्रशासक की शक्ति और इस जगह के पुराने इतिहास को बयां कर रहे थे। इमारत के चारों ओर जो कभी सुरक्षा दीवारें हुआ करती थीं, उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया गया था ताकि वहां बियोस दंपत्ति अपने मनपसंद फूलों का बगीचा बना सके। ल्यूमियन और उसके दोस्तों की टोली इसी बगीचे के सुंदर रास्तों से होती हुई मुख्य द्वार तक पहुंची, जो अपनी विशालता से किसी को भी अचंभित कर सकता था। यह दरवाजा लगभग 5 मीटर ऊंचा था और इसका रंग पेड़ों की पुरानी छाल जैसा गहरा भूरा और हरा था, जिसे देखकर इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता था। इस दरवाजे के 2 हिस्से थे, लेकिन आज स्प्रिंग एल्प के भव्य स्वागत के लिए इसके दोनों विशाल पल्लों को पूरी तरह से खोल दिया गया था। मैडम पुआलिस वहां एक बहुत ही सुंदर और हल्के हरे रंग के लिबास में खड़ी थी, जो उनकी शालीनता और उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शा रहा था। उनके ठीक पीछे उनकी दासी कैथी खड़ी थी, जिसके हाथों में पेड़ों की टहनियों से बनी एक साधारण लेकिन सुंदर टोकरी थी। एवा ने, जो इस उत्सव की मुख्य पात्र यानी स्प्रिंग एल्प थी, आगे बढ़कर आशीर्वाद का एक पारंपरिक गीत गाना शुरू किया। मैडम पुआलिस ने चेहरे पर एक हल्की और नियंत्रित मुस्कान के साथ उस गीत को सुना, जिससे वह बहुत ही मर्यादित और सम्मानित महिला प्रतीत हो रही थी। लेकिन ल्यूमियन, जो मैडम और पादरी के गुप्त और अनैतिक संबंधों की सच्चाई को जानता था, उन्हें इस तरह के ढोंग में देखकर मन ही मन घृणा से भर गया। गीत के समापन पर एवा ने मैडम को पेड़ के बीज दिए और बदले में अंडों से भरी टोकरी ली, जो नई फसल और जीवन के आने का प्रतीक मानी जाती थी। आशीर्वाद का यह दौरा समाप्त होने के बाद ल्यूमियन और उसके साथी एवा को लेकर उस पहाड़ी नदी की ओर चल पड़े, जहां जल अनुष्ठान की पवित्र रस्म निभाई जानी थी। नदी के किनारे जहां आमतौर पर हंसों के झुंड चरा करते थे, वहां पहुंचकर एवा ने पानी की कलकल ध्वनि के बीच एक बहुत ही सरल और मनमोहक नृत्य किया। ल्यूमियन और बाकी लड़के एवा से कुछ दूरी पर खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ इस रस्म को देख रहे थे, जबकि हवा में उत्सव का जोश महसूस किया जा सकता था। नृत्य के बाद एवा ने टोकरी से कटा हुआ शलजम निकाला और उसे बहते हुए साफ पानी में फेंक दिया, जो आने वाली अच्छी फसल के लिए एक प्रार्थना थी। जैसे ही शलजम पानी में गिरा, उसने ऊंची आवाज में बम्पर फसल की घोषणा की और इसके साथ ही वहां मौजूद सभी लड़कों में होड़ मच गई। ल्यूमियन ने तेजी से दौड़कर टोकरी से सब्जियां उठाईं और उन्हें नदी के अलग अलग कोनों में फेंकते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लड़के भी एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़े ताकि वे भी इस रस्म का हिस्सा बन सकें और अपनी खुशी का इजहार कर सकें। परंतु रेमूंड इस भागदौड़ में थोड़ा पिछड़ गया और वह सबसे अंत में अपनी प्रार्थना पूरी करने वाला व्यक्ति बना। तभी ल्यूमियन और अन्य लड़कों के चेहरे पर एक शरारती चमक आई और उन्होंने रेमूंड को हवा में उठाकर सीधे ठंडे पानी में फेंक दिया। यह इस अनुष्ठान का एक अनिवार्य हिस्सा था कि जो सबसे अंत में रस्म पूरी करेगा
उसे पानी में भिगोया जाएगा और उस पर मिट्टी फेंकी जाएगी। भीगा हुआ रेमूंड अब केवल रात के अंधेरे में ही घर वापस जा सकता था, इसलिए वह नदी की धारा के साथ चुपचाप तैरकर आगे निकल गया। इसके बाद पूरी टोली एवा के साथ गांव के मध्य में स्थित इटर्नल ब्लेजिंग सन के गिरजाघर की ओर बढ़ी, जहां मुख्य उत्सव होना था। दोपहर का समय था और सूरज की रोशनी गिरजाघर की गुंबद पर पड़ रही थी, जिससे उसका प्याज जैसा आकार दूर से ही चमक रहा था। जैसे ही ल्यूमियन ने भीतर कदम रखा, उसे गुंबद पर बना सूरज का एक अत्यंत तेजस्वी और चमकदार चित्र दिखाई दिया, जो पूरी छत को घेरे हुए था। गिरजाघर की हर दीवार सुनहरी आभा से लबरेज थी और वेदी के पास रखे सूरजमुखी के फूलों के बीच इटर्नल ब्लेजिंग सन का पवित्र प्रतीक जगमगा रहा था। उस प्रतीक की बनावट इतनी जटिल और रहस्यमयी थी कि वह साक्षात दिव्य प्रकाश का स्रोत प्रतीत हो रहा था। कांच की ऊंची खिड़कियों से आती सूरज की किरणें सीधे उस पवित्र चिन्ह पर पड़ती थीं, जिससे पूरा हॉल एक अलौकिक रोशनी से भर जाता था। प्रशासक बियोस्त ने उत्सव की कमान संभाली हुई थी और एवा उनके बगल में खड़ी होकर इस पारंपरिक उत्सव की शोभा बढ़ा रही थी। बांसुरी और वीणा की मधुर धुनों के बीच ग्रामीण वसंत के गीत गा रहे थे और कुछ लोग तो खुशी में झूमते हुए नाच भी रहे थे। ल्यूमियन केवल अपने होंठ हिलाकर गाने का दिखावा कर रहा था, जबकि उसका दिमाग आसपास की चीजों का बारीकी से विश्लेषण करने में लगा था। तभी उसने महसूस किया कि गिरजाघर के भीतर का माहौल सामान्य नहीं था। ग्रामीण वह नहीं कह रहे थे जो उन्हें इस पवित्र स्थान पर कहना चाहिए था। सूरज के उपासक होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति सूरज की स्तुति हो जैसे पारंपरिक शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा था, जो बहुत ही विचित्र बात थी। ल्यूमियन को अचानक उस पुराने पत्र की पंक्तियां याद आने लगी जिसमें लिखा था कि गांव के लोगों का व्यवहार दिन-ब-दिन अजीब और डरावना होता जा रहा है। इस एहसास ने ल्यूमियन के दिल की धड़कनें तेज कर दी और उसे खतरे का आभास होने लगा कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने अपनी बहन औरोर को इशारा किया और उसे तुरंत घर जाने के लिए मना लिया ताकि वह इस संभावित खतरे से सुरक्षित रह सके। जब बाकी ग्रामीण चले गए और केवल ल्यूमियन और कुछ अन्य लड़के बचे, तब गिरजाघर के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। एवा वहां जड़ी बूटियों, कुल्हाड़ियों और कोरों जैसी कई प्रतीकात्मक वस्तुओं के बीच घिरी हुई अकेली खड़ी थी। तभी चर्च के दरवाजे खुले और चरवाहा पीरे बेरी दाखिल हुआ, जिसके गंदे बाल आज बिल्कुल साफ और सुव्यवस्थित थे। उसके साथ पादरी गिलाउम बेनेट भी थे, जिनका सफ़ेद और सुनहरी पोशाक में वहां आना बहुत ही असामान्य और डराने वाला लग रहा था। पादरी ने एवा के पास पहुंचकर बहुत ही ठंडे और भारी स्वर में आदेश दिया कि अब स्प्रिंग एल्प को विदा करने का समय आ गया है। पीरे बेरी ने मुस्कुराते हुए उन औजारों के ढेर से एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी उठाई और ल्यूमियन ने भांप लिया कि अब कुछ भयानक होने वाला है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पीरे ने पूरी ताकत के साथ कुल्हाड़ी एवा की गर्दन पर चला दी और एक भयानक आवाज गूंज उठी। एवा का सिर धड़ से अलग होकर खून की फुहारों के बीच जमीन पर गिर गया और वह हिस्सा खून से पूरी तरह लाल हो गया। ल्यूमियन ने दहशत में देखा कि एवा की मरी हुई आंखों में अब भी वही उत्सव वाली खुशी और मुस्कान बनी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या को देखकर ल्यूमियन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत खिड़की की ओर भागा ताकि वह इस नरक से बाहर निकल सके। कैथेड्रल के भीतर का माहौल इतना भयानक था कि वहां बिखरे खून के धब्बे, कांच के जार और अंडों की दुर्गंध ने पादरी गुयूम बेनेट पर कोई असर नहीं डाला। पादरी की नीली आंखों का रंग अचानक बदलने लगा और वे इतनी पारदर्शी हो गईं कि उनके पार देखना संभव लगने लगा, जैसे कोई रूहानी ताकत उनमें समा गई हो। ल्यूमियन खुद को चांदी के रंग के जटिल प्रतीकों से घिरा हुआ पाता है, जो किसी छोटी नदी की तरह
उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। वह इन प्रतीकों से बनी एक काल्पनिक नदी के बीच भाग रहा था, जहां भविष्य की धुंधली धाराएं उसके सामने मौजूद थीं। पादरी गुयूम बेनेट ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लूमियन को घेरने वाले पारे के रंग के एक प्रतीक को पकड़ लिया, जिससे वास्तविकता ही बदल गई। लूमियन ने भागने की पूरी कोशिश की और कैथेड्रल की रंगीन कांच की खिड़की से बाहर कूदने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह अचानक फिसल गया। पादरी की रहस्यमयी शक्तियों के कारण उसकी ताकत जवाब दे गई और वह खिड़की तोड़ने के बजाय उससे टकराकर वापस कैथेड्रल के फर्श पर गिर गया। खिड़की का कांच टूटकर उसके शरीर में चुभ गया और वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वही चरवाहा पीरे बेरी, जिसने पहले कुल्हाड़ी से एवा का सिर धड़ से अलग कर दिया था, अब उसकी नजरें लूमियन पर जमी थीं। पीरे बेरी की मुस्कान बहुत ही सौम्य थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जंगली जानवर जैसी दरिंदगी छिपी थी, मानो उसके भीतर की कोई सील टूट गई हो। जैसे जैसे पीरे बेरी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर हर कदम के साथ और अधिक लंबा और शक्तिशाली होता जा रहा था। लूमियन ने खिड़की के टूटे हुए फ्रेम का सहारा लिया और जमीन पर गिरते ही उसने एक असामान्य खतरे को महसूस किया जो उसके पीछे से आ रहा था। उसने समझदारी दिखाते हुए बाहर कूदने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह पीछे की ओर लुढ़क गया, जिससे पीरे बेरी की कुल्हाड़ी का वार खाली चला गया। कुल्हाड़ी इतनी जोर से खिड़की के फ्रेम पर लगी कि पूरा फ्रेम टूटकर कैथेड्रल से बाहर जा गिरा और लूमियन बाल-बाल बच गया। लेकिन पीरे बेरी ने अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता रोक दिया था और लूमियन को वापस उस खौफनाक कैथेड्रल के अंधेरे में धकेल दिया था। कैथेड्रल के अंदर का दृश्य और भी डरावना था, क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। वे एवा की बिना सिर वाली लाश और जमीन पर फैले खून को नजरअंदाज करते हुए वसंत के उत्सव के गीत गा रहे थे और जश्न मना रहे थे। लूमियन ने महसूस किया कि इस पागलपन को रोकने के लिए उसे सीधे पादरी गुयूम बेनेट पर हमला करना होगा, जो इस सब का मास्टरमाइंड था। वह एक हंटर की गति और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पादरी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पीरे बेरी ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अचानक पूरा कैथेड्रल अंधेरे में डूब गया और लूमियन के चारों ओर का वातावरण और भी डरावना हो गया, जैसे कोई पाताल लोक से हाथ निकल रहे हों। पादरी अपनी पारदर्शी आंखों से लूमियन के भविष्य की धाराओं को देख रहा था और वह एक विशेष प्रतीक को पकड़कर लूमियन के भाग्य को बदलने वाला था। लेकिन ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पादरी ने भी नहीं की थी, और वह अचानक दर्द से चीखने लगा। पादरी की आंखों से खून और गंदा पानी बहने लगा और उसका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा, जिससे उसकी शानदार सफ़ेद पोशाक फट गई। उसकी खाल के नीचे काले रंग के डरावने निशान दिखाई देने लगे, जो किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल या सील की तरह लग रहे थे। इन निशानों से इतनी भयानक ऊर्जा निकल रही थी कि वहां मौजूद गांव के लड़के डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और कुछ तो बेहोश भी हो गए। पीरे बेरी भी इस ऊर्जा के सामने टिक नहीं सका और अपनी कुल्हाड़ी फेंककर घुटनों के बल बैठ गया, मानो वह किसी बड़ी शक्ति के सामने झुक रहा हो। हैरानी की बात यह थी कि लूमियन पर इस भयानक आभा का कोई खास असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसके सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। लूमियन को अपने सीने पर एक जलन महसूस हुई और उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर भी वैसे ही कांटेदार काले निशान उभर आए हैं जैसे पादरी के पास थे। उसने बिना वक्त गंवाए पादरी की ओर छलांग लगाई और उसे पीछे से दबोच लिया ताकि इस पूरे आतंक को खत्म किया जा सके। लूमियन ने पादरी की गर्दन को इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज आई और उसका चेहरा पीछे की ओर घूम गया।
पादरी को मरा हुआ समझकर लुमियन ने राहत की सांस ली और अपनी बहन अरोर के साथ गांव से भागने की योजना बनाने लगा। लेकिन तभी एक चमत्कार या कहें कि दुस्वप्न हुआ जब मरे हुए पादरी ने अचानक अपनी खून से सनी आंखें खोल दी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज लुमियन के दिमाग में गूंजी और उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वह चीख भी नहीं पाया और बेहोश हो गया। जब लुमियन की आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। उसने हड़बड़ी में अपनी बहन अरोर को देखा जो रसोई में शांति से खाना बना रही थी और उसे सब कुछ बताने की कोशिश की। लुमियन ने चिल्लाते हुए कहा कि पादरी पागल हो गया है और एवा की हत्या कर दी गई है, लेकिन अरोर की प्रतिक्रिया ने उसे सुन्न कर दिया। अरोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि लुमियन की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं, लेकिन उत्सव तो अभी कुछ दिन दूर है। यह सुनकर लुमियन दंग रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह समय के एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। कैथेड्रल की वह लड़ाई, वह खूनखराबा और पादरी की मौत क्या वाकई सच थी या यह आने वाले समय की कोई चेतावनी थी? पादरी और लुमियन के सीने पर बने वे एक जैसे निशान किस रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं, यह अभी भी एक अनसुलझी पहेली है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लुमियन अपनी बहन अरोर की आंखों में बड़ी ही गंभीरता और संशय के साथ देखता है। वह उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद सुनने में साधारण लगे, लेकिन लुमियन के लिए यह उसकी वास्तविकता की परीक्षा थी। लुमियन अपनी बहन से पूछता है कि लेंट के त्योहार के आने में अभी और कितने दिन शेष रह गए हैं। उसे मन ही मन यह डर था कि शायद उसकी बहन उसके साथ कोई शरारत या प्रैंक कर रही है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अरोर महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों में कभी भी मजाक नहीं करती थी। यह गांव के अस्तित्व और उनके स्वयं के बचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए लुमियन का तनाव बढ़ता जा रहा था। अरोर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक में कहा कि क्या उसने दोपहर में नींद नहीं ली या वह अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं है। अरोर ने स्पष्ट किया कि आज 29 मार्च 1358 की तारीख है और लेंट शुरू होने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। 29 मार्च की तारीख सुनकर लुमियन के होश उड़ गए और वह गहराई से सोचने लगा कि क्या वह कोई सपना देख रहा है। उसकी यादों में उसने लेंट का वह समय बहुत ही स्पष्ट रूप से जिया था, जो अंत में एक भयानक खूनखराबे में बदल गया था। उसे वह भयानक दृश्य याद था जब शेफर्ड पीरे बेरी ने अपनी कुल्हाड़ी से एवा का सिर काट दिया था और हर तरफ खून की फुहारें फैल गई थीं। लुमियन अब इस उलझन में था कि क्या वह अभी सपना देख रहा है या उसका पिछला अनुभव एक भयानक दुस्वप्न था। उसे अपनी बहन के चेहरे पर छलकपट का कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा था, जो उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। हालांकि अरोर एक बेहतरीन अभिनेत्री हो सकती थी, लेकिन लुमियन का मानना था कि वह इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करेगी। उन्होंने 5 साल साथ बिताए थे और वह उसके व्यक्तित्व के हर छोटे विवरण को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह उसे धोखा नहीं दे सकती। लुमियन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या अरोर तारीख के बारे में उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि यह पूरी तरह असंभव लग रहा था। उसे लगा कि या तो उसे पादरी या किसी गुप्त शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, या फिर सब कुछ ठीक हो गया है और अरोर बस उसे परेशान कर रही है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं था, तो इसका सीधा मतलब था कि अरोर सच बोल रही थी और समय पीछे चला गया था। लुमियन की दुनिया की समझ के अनुसार समय का 29 मार्च तक पीछे लौट जाना पूरी तरह से असंभव और तर्कहीन था। अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए लुमियन ने उस दिन की हर छोटी बात को याद करने की कोशिश की, जैसे कि अरोर ने उस दिन हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी।
उसे याद आया कि उसी रात उसकी मुलाकात लिया रायन और वेलेंटाइन से हुई थी और वे पाद्रे को पकड़ने के लिए कैथेड्रल गए थे। जब अरोर ने उसे सुध-बुध खोए हुए देखा तो उसने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाकर उसे वास्तविकता में वापस लाने की कोशिश की। लुमियन ने तुरंत अपनी सोच को इकट्ठा किया और बहाना बनाया कि उसे कुछ याद आया है और उसे बाहर जाना होगा। उसका मुख्य उद्देश्य एवा को ढूंढना था, क्योंकि अगर वह जीवित मिलती तो यह साबित हो जाता कि समय वास्तव में पीछे चला गया है। वह बिना अरोर के जवाब का इंतजार किए तेजी से दरवाजे की ओर भागा, जबकि अरोर पीछे से उसे रात के खाने के लिए देर न करने की चेतावनी दे रही थी। लुमियन को डर था कि अगर वह एक सेकंड के लिए भी रुक गया तो वह किसी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में फंस जाएगा। रास्ते में कई गांव वालों ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसे टोका नहीं क्योंकि वे उसे एक शरारती युवक मानते थे। लुमियन अंततः एवा लिजियर के घर पहुंचा, जो गांव के प्रसिद्ध मोची गुइलियम लिजियर का निवास था। उनका घर एक 2 मंजिला भूरे नीले रंग की इमारत थी, जिसके पीछे लकड़ियों का ढेर और एक छोटा सा मुर्गी घर बना हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रसोई में कुछ लोग रात का खाना बनाने में व्यस्त थे। वहां उसने एवा को देखा, जिसकी भूरी आंखें और नीली पुतलियां चमक रही थीं और वह पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित थी। लुमियन ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही वह एवा की गर्दन को ध्यान से देखने लगा कि क्या वहां कहीं कोई सिलाई या चोट का निशान है। उसे अरोर के एक डरावने उपन्यास की याद आई जहां लाशों को सीकर जीवित जैसा दिखाया जाता था, लेकिन एवा की गर्दन बिल्कुल साफ और चिकनी थी। एवा के पिता गुइलियम लिजियर ने जब लुमियन को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उन्होंने हैरानी से उसकी उपस्थिति का कारण पूछा। एवा ने भी आश्चर्य से पीछे मुड़कर लुमियन की ओर देखा, जो अभी भी अपनी यादों और हकीकत के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। लुमियन ने तुरंत खुद को संभाला और एक बहाना बनाने के लिए मोची से शेफर्ड पेरे बेरी के बारे में पूछा। उसे याद आया कि पेरे बेरी ने लेंट के त्योहार के दौरान चमड़े के नए जूते पहने थे, जो उस समय के हिसाब से असामान्य थे। मोची ने पुष्टि की कि पेरे कुछ दिन पहले ही गांव लौटा है और उसने यह बात किसी को न बताने के लिए कहा था। पेरे बेरी अपने साथ कुछ भेड़ें भी लाया था, जो लुमियन को बहुत ही अजीब लगा क्योंकि भेड़ों को मई से पहले वापस नहीं लाया जाता। लुमियन को अब पूरा यकीन हो गया था कि पेरे का व्यवहार और उसका समय से पहले आना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहां से निकलते समय लुमियन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि वह जान चुका था कि आज वास्तव में 29 मार्च ही है। वह सोचने लगा कि क्या उसे भविष्य का सपना आया था या वह वास्तव में समय यात्रा कर चुका था। रास्ते में उसने इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथेड्रल की खिड़की देखी, जो उसकी यादों में टूट चुकी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल सही और चमक रही थी। तभी उसकी मुलाकात पाद्रे गुइलियम बेनेट से हुई, जो सफ़ेद और सुनहरे धागों से बनी पोशाक पहने हुए बाहर निकल रहे थे। पाद्रे को देखते ही लुमियन का शरीर सतर्क हो गया और वह हमले या भागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पाद्रे ने उसे शांति से अगले दिन प्रार्थना में आने को कहा। लुमियन ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए प्रेस द सन कहकर पाद्रे का अभिवादन किया। अचानक उसे एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी उसकी हंटर शक्तियां मौजूद थीं। इतनी दूर तक भागने के बाद भी उसकी सांस नहीं फूली थी और उसका शरीर सामान्य से कहीं अधिक फुर्तीला और मजबूत था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में एक सीक्वेंस नो बियॉन्डर बन चुका है और उसका अनुभव कोई सपना नहीं था। रात को वह ओल्ड टैवर्न पहुंचा ताकि वह उन अजनबियों के आने की पुष्टि कर सके जिनके बारे में उसे पहले से पता था। उसने बार काउंटर पर बैठकर कम गुणवत्ता वाली व्हिस्की सौर
ऑर्डर की और इंतजार करने लगा। तभी उसे चांदी की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी और 3 अजनबी रायन, लियाह और वेलेंटाइन वहां दाखिल हुए। लियाह की सफ़ेद पोशाक और उसके जूतों और घूंघट में बंधी चांदी की घंटियां उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बना रही थीं। लुमियन ने मन ही मन उनके ड्रिंक्स के ऑर्डर का अंदाज़ा लगाया और वे बिल्कुल वही ड्रिंक्स निकले जो उसने सोचे थे। रायन ने डेरीज रेड वाइन, राई बियर और कोर एपिक का ऑर्डर दिया, जिससे लुमियन की बची-कुची शंका भी दूर हो गई। लुमियन ने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि वह अब एक ऐसे समय चक्र में फंस गया है जहां उसे भविष्य को बदलने का मौका मिला है। उसने गौर किया कि ली और उसके साथी कैथेड्रल के बाहर खड़े थे और वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वे उसे पहली बार देख रहे हों। यह वही 3 विदेशी थे जिनसे वह पहले मिल चुका था, लेकिन अब उनकी आंखों में लुमियन के लिए कोई पहचान नहीं थी और न ही वे उसकी किसी शरारत के लिए तैयार थे। लुमियन को गहरा धक्का लगा जब उसे यह पक्का हो गया कि समय वास्तव में पीछे चला गया है और यह कोई मामूली भ्रम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रहस्यमयी घटना है। वेलेंटाइन ने कैथेड्रल की बड़ी इमारत को अंधेरे में देखते हुए अपने वही पुराने शब्द दोहराए कि वहां कोई नहीं है और वे पहले भी वहां आ चुके हैं। लुमियन ने इस बार अपनी चाल बदली और सीधे उनसे कहा कि पाद्रे वास्तव में अंदर हैं, लेकिन वे उनके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहते क्योंकि वे व्यस्त हैं। उसने उन विदेशियों के मन में यह छवि बनाने की कोशिश की कि वह एक शरारती लड़का है जो मजाक तो करता है लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहता। जब ली ने पूछा कि पाद्रे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो लुमियन ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने मजाक में कहा कि पाद्रे इस समय कैथेड्रल के अंदर किसी के साथ संबंध बना रहे हैं और यह देखना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। वेलेंटाइन, जो कि अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था, इस बात को सुनकर आगबूला हो गया और उसने लुमियन से पूछा कि क्या उसे पता है कि वह क्या कह रहा है। लुमियन ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया कि पाद्रे ऐसा हर दिन करते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि पुरुष हमेशा महिलाओं के पीछे भागते हैं। जब लुमियन ने उन महिलाओं के नाम गिनाने शुरू किए जिनमें मैडम पुआलिस और सिबिल बेरी शामिल थीं, तो विदेशियों के होश उड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लुमियन ने बताया कि पाद्रे अपनी ही दूर की चचेरी बहन मैरोना बेनेट के साथ भी संबंध में है। वेलेंटाइन गुस्से से कांपने लगा और उसने सवाल किया कि क्या गुइलोम बेनेट भगवान का सेवक है या फिर किसी राक्षस का चेला है। लुमियन ने अपने गांव की एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दूर के भाई बहन के बीच सब कुछ जायज होता है, जिससे ली अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने विदेशियों को चेतावनी भी दी कि वह पाद्रे से पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि जो लोग उनके खिलाफ जाते हैं वे अक्सर रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं। वहां से विदा लेकर लुमियन अंधेरी सड़क पर अपने घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में वह उन सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो दोबारा घट रही थीं। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन औरोर छत पर बैठकर तारों भरे आसमान और उस लाल चंद्रमा को निहार रही थी। औरोर की आंखों में एक अजीब सा अकेलापन था और उसने लुमियन से एक बहुत ही गहरी बात कही कि घर वह जगह है जहां आप कभी वापस नहीं लौट सकते। लुमियन को महसूस हुआ कि उसकी बहन शायद किसी बहुत बड़े राज को अपने अंदर दबाए हुए है और वह इस दुनिया में खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। वह अपने कमरे में गया और जैसे ही उसने अपना तकिया उठाया उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए और वह पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वहां 7 ऑफ वांस का टैरो कार्ड रखा हुआ था जो उसे उस रहस्यमयी महिला ने पिछली बार दिया था, लेकिन समय पीछे जाने के बाद उसे वहां नहीं होना चाहिए था। इस कार्ड का अर्थ बहुत गहरा था जो संकट, चुनौती
टकराव और साहस की ओर इशारा कर रहा था और लुमियन समझ गया कि उसका सामना बड़े खतरों से होने वाला है। उसने सोचा कि क्या वह रहस्यमयी महिला समय के इस जाल से ऊपर है और क्या वह जानती है कि लुमियन इस समय चक्र में फंसा हुआ है। मानसिक रूप से थकने के बाद लुमियन सोने की कोशिश करने लगा और जैसे ही उसकी आंख लगी वह फिर से उसी धुंध भरी डरावनी सपनों की दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी जेब चेक की और वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सारे सोने के सिक्के गायब हो चुके थे। इसका मतलब यह था कि समय केवल वास्तविक दुनिया में ही नहीं बल्कि इस सपने की दुनिया में भी पीछे की तरफ मुड़ गया था। उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी और अन्य हथियार भी अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गए थे और जो कुछ उसने पहले हासिल किया था वह सब खत्म हो गया था। लेकिन इस बार लुमियन एक साधारण इंसान नहीं था, क्योंकि वह अब एक हंटर की शक्तियों से लैस हो चुका था और उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर मौजूद उन निशानों को देखा जिन्हें वह पहले कभी पहचान नहीं पाता था। वह सीधे उसी खंडहर की तरफ गया जहां उसे पिछली बार सोने का सिक्का मिला था और उसने देखा कि वहां मिट्टी के घड़े में फिर से वही चमक दिखाई दे रही थी। लुमियन ने जैसे ही वह सिक्का उठाया उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा हो गया कि वह इस दुनिया के रहस्यों को सुलझाने की ताकत रखता है। तभी अचानक छत से एक बिना खाल वाला भयानक लाल रंग का राक्षस उसके ऊपर झपटा, लेकिन लुमियन ने बिजली की रफ्तार से अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। वह राक्षस लुमियन की नई रफ्तार और ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया और लुमियन की कुल्हाड़ी ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून और मवाद के बीच वह राक्षस ढेर हो गया और लुमियन को यह एहसास हुआ कि भले ही समय पीछे चला गया हो लेकिन उसका अनुभव और उसकी शक्तियां उसके साथ थीं। अब उसे यह पता लगाना था कि वह रहस्यमयी महिला कौन है और वह 7 वंश का कार उसे किस दिशा में ले जाना चाहता है। समय के इस प्रत्यावर्तन यानी पीछे जाने के बाद लुमियन ने यह अनुभव किया कि उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले जिस बिना चमड़ी वाले राक्षस को हराने के लिए उसे अपनी बुद्धि और कठिन परिश्रम का सहारा लेना पड़ा था, अब वह एक बियॉन्डर हंटर के रूप में उसे कुल्हाड़ी के मात्र एक प्रहार से समाप्त करने में सक्षम था। लुमियन को इस बात का स्पष्ट आभास था कि वह अब पहले से कहीं अधिक उन्नत हो चुका है और इस बार उसके पास न केवल शारीरिक शक्ति थी बल्कि भविष्य की घटनाओं का वह ज्ञान भी था जिसने उसे अपने शत्रु की हर चाल को पहले से ही समझने की सुविधा प्रदान की थी। राक्षस का अंत करने के पश्चात लुमियन ने उसके शव और कटे हुए सिर को एक कोने में रख दिया, परंतु उसने उन्हें पत्थरों या मलबे से छिपाने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसे और वहां बिखरे रक्त को वैसे ही छोड़ दिया। इसके उपरांत उसने उस जर्जर और आधे ढह चुके भवन की सूक्ष्मता से तलाशी ली जहां उसे 197 वर्ल डी और 25 कोपेट प्राप्त हुए जिन्हें उसने अपनी बुद्धिमानी से अलग अलग जेबों में सुरक्षित रख लिया। अपनी खोज पूर्ण करने के पश्चात लुमियन ने एक चतुर शिकारी की भांति उन खंडहरों की छत पर अपना स्थान बनाया जहां से वह अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर सके, और यह वही शॉटगन वाला राक्षस था जिसने पिछली बार लुमियन को हंटर बियॉन्डर की विशेषता प्रदान की थी। लुमियन ने वहां बड़ी ही शांति और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की और कुछ समय पश्चात वह आधा मानव और आधा पशु जैसा दिखने वाला राक्षस वहां अपनी दैनिक गश्त पर आया, जिसके पास एक शॉटगन थी और उसके काले बाल अत्यधिक चिकने थे। जैसे ही उस राक्षस ने रक्त की गंध को महसूस किया वह तुरंत उस जले हुए भवन की ओर मुड़ गया जहां लुमियन ने जानबूझकर साक्ष्य छोड़े थे, और जैसे ही वह राक्षस उस शव का निरीक्षण करने के लिए झुका लुमियन ने अपनी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार छत के पत्थरों पर प्रहार किया। छत के हिलते ही और भारी पत्थरों के गिरने पर राक्षस ने वहां से बचने का प्रयास किया, परंतु लुमियन एक बाज की भांति उस पर झपटा और हवा में ही दोनों के मध्य एक भीषण संघर्ष हुआ
जहां लूमियन ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राक्षस की भुजा को पकड़ लिया। लूमियन ने अपनी बाईं हथेली से राक्षस की पकड़ को ढीला किया और दाईं ओर की कुल्हाड़ी से उस पर घातक प्रहार किया, जिससे वे दोनों ही रक्त के तालाब में नीचे गिरे, परंतु लूमियन को उसकी रक्षात्मक तैयारी के कारण कोई चोट नहीं आई और उसने तुरंत राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विजयी होने के बाद लूमियन ने उस मृत शरीर की ओर देखकर व्यंग्य किया कि अब वह केवल एक डरावना खोल मात्र रह गया है, जिसके भीतर केवल घास फूस भरा हुआ है और उसकी वास्तविक शक्ति समाप्त हो चुकी है। लूमियन वहां काफी देर तक इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा कि शायद उस राक्षस के शरीर से वह गहरे लाल रंग की रोशनी या बियॉन्डर विशेषता बाहर आएगी, परंतु लंबी प्रतीक्षा के बाद भी वहां कुछ भी घटित नहीं हुआ, जिससे वह थोड़ा भ्रमित अवश्य हुआ। परंतु शीघ्र ही उसे इस सत्य का बोध हुआ कि चूंकि समय के पीछे जाने के बाद भी उसके स्वयं के शरीर की शक्तियां और वह पिया हुआ अमृत लुप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस संसार में अब एक हंटर बियॉन्डर विशेषता कम हो गई है और वह राक्षस अब केवल जीवित अवस्था में वापस आया था, पर उसके पास वह शक्ति नहीं थी। अगली सुबह लूमियन ने अपनी बहन औरोर को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने मार्च की उस सुबह को सामान्य से अधिक ऊर्जावान होकर बिताया और स्वयं ही नाश्ता तैयार किया, जिसमें टोस्ट, तले हुए अंडे और बेकन के टुकड़े सम्मिलित थे। औरोर ने अपने भाई की इस तत्परता को देखकर मजाक में कहा कि उसे लगा था कि अत्यधिक मदिरापान के कारण वह आज सोता रहेगा, परंतु लूमियन ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि उसने केवल 2 गिलास ही पिए थे। उनके मध्यम मदिरा के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर एक हल्का फुल्का वादविवाद भी हुआ, जहां औरोर ने वाइन के अतिरिक्त अन्य सभी पेय पदार्थों को मस्तिष्क के लिए हानिकारक बताया। नाश्ते के पश्चात लूमियन ने गांव में व्याप्त विचित्रताओं के विषय में चर्चा आरंभ की और उन लोगों के नाम लिए जो उसे संदेहास्पद लग रहे थे, जैसे कि मैडम पुएलिस, पाद्रे पोंस बेनेट और चरवाहा पीरे बेरी, जो अपनी भेड़ों के साथ समय से पूर्व ही लौट आया था। औरोर, जो स्वयं एक रहस्यमयी मार्ग की पथप्रदर्शक यानी मिस्ट्री प्रायर थी, उसने स्वीकार किया कि मैडम पुएलिस के व्यवहार में कुछ असामान्यता तो है और उसके अनेक पुरुषों के साथ संबंध है, परंतु वह उसे गांव के लिए अभी तक घातक नहीं मानती थी। उसने चरवाहे पीरे बेरी के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की कि यद्यपि उसकी भेड़ों में कुछ रहस्य है, पर वह उसकी गहराई में जाने का साहस नहीं जुटा पा रही है, और लूमियन ने महसूस किया कि पिछली बार उसने इन महत्वपूर्ण संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया था। तभी उनके घर की घंटी बजी और वहां बर्ट्रेंड नामक व्यक्ति आया, जो औरोर के लिए एक तार यानी टेलीग्राम लेकर आया था, और इसके लिए उसने एक चांदी का सिक्का शुल्क के रूप में लिया। उस संदेश में लिखा था कि आगामी जून मास में होने वाले लेखक सम्मेलन के लिए औरोर को ट्रायर बुलाया गया है और वह अपनी यात्रा अभी से प्रारंभ कर सकती है ताकि वह रास्ते के सौंदर्य का आनंद ले सके। लूमियन उस संदेश को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि ये वही उत्तर था जो उसे भविष्य में मिलने वाला था, परंतु इस समय रेखा में उसने अभी तक वह संदेश भेजा ही नहीं था जिसका यह प्रत्युत्तर आया था। यह घटना अत्यंत रहस्यमयी थी, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता था कि लूमियन द्वारा पिछली समय रेखा में किए गए कार्यों का प्रभाव इस वर्तमान समय पर भी पड़ रहा है और समय का यह चक्र बहुत अधिक जटिल हो चुका है। क्या आप भी यह सोच रहे हैं कि बिना संदेश भेजे उसका उत्तर कैसे आ सकता है, और क्या यह समय का कोई बड़ा जाल है जिसमें लूमियन फंसता जा रहा है? लूमियन ने अपनी बुद्धिमानी से यह निष्कर्ष निकाला कि केवल कोर्डू और उसके आसपास का क्षेत्र ही इस समय के उलटफेर से प्रभावित है, जबकि बाकी दुनिया अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रही है। इस एहसास ने उसे झकझोर कर रख दिया और उसके मन में सबसे पहला विचार अपनी बहन औरोर को इस खतरे से बाहर निकालने का आया, क्योंकि उसे लगा कि यदि वे इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमा को पार कर लेते हैं तो शायद वे अपने सामान्य जीवन में वापस लौट पाएंगे। उसने औरोर को बिना डराए वहां से ले जाने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाई
और अपनी बहन के सामने थोड़ा दोषी होने का नाटक करते हुए झूठ बोला कि उसने अरोर की ओर से नोवेल वीकली को एक टेलीग्राम भेजा था। लुमियन ने दावा किया कि उसने यह टेलीग्राम इसलिए भेजा था ताकि अरोर को वहां होने वाले लेखक सैलून में भाग लेने का निमंत्रण मिल सके और वे इसी बहाने गांव से बाहर निकल सके। जब अरोर को इस बात का पता चला तो वह पहले तो बहुत क्रोधित हुई और उसे लगा कि उसके भाई ने उसके साथ एक ऐसा मजाक किया है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि वह खुद को एक अनुभवी शिकारी मानती थी, लेकिन आज उसके भाई ने ही उसे बातों में उलझा लिया था। लुमियन ने बहुत ही विनम्रता और गंभीरता से अपनी बहन को समझाया कि वह ट्रायर के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों को देखना चाहता है ताकि वह अपनी भविष्य की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए सही कॉलेज का चुनाव कर सके। उसने यह तर्क भी दिया कि यदि वे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो उनके स्टीम लोकोमोटिव के टिकट और होटल में रहने का सारा खर्च वह कंपनी ही उठाएगी, जिससे उनके मेहनत से कमाए हुए पैसों की बचत होगी। लुमियन की इस समझदारी और पैसे बचाने वाली बात ने अरोर के गुस्से को धीरे धीरे शांत कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका भाई अब वाकई में बड़ा हो गया है और लोगों के व्यवहार को बेहतर तरीके से पढ़ने लगा है। अंततः अरोर ने 2 दिनों के भीतर ट्रायर के लिए निकलने की तैयारी करने का फैसला किया और लुमियन को निर्देश दिया कि वह जाने से पहले ट्रायर स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए एक टेलीग्राम भेज दे। लुमियन मन ही मन जानता था कि कोर्रू से बाहर निकलना इतना सरल नहीं होगा, लेकिन वह एक ही स्थान पर घुटने टेकने के बजाय आखिरी दम तक प्रयास करना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी बहन की जान की सबसे ज्यादा फिक्र थी। उसने अरोर को टाइम लूप के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि बिना किसी ठोस प्रमाण के वह इसे केवल एक कल्पना ही समझेगी और उसकी पुरानी यादें भी मिट चुकी थीं। इसके बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में गया और वहां उसने मेज पर रखी लिव्र ब्लू नाम की किताब को गौर से देखा तो पाया कि उसके पन्नों में से कुछ शब्द गायब थे और वहां छोटे छोटे छेद बने हुए थे। इन गायब शब्दों को देखकर उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आया कि शायद वह खुद ही उस रहस्यमयी पत्र का लेखक है जिसने मदद के लिए बाहर की दुनिया को संदेश भेजा था। उसे संदेह हुआ कि पिछले किसी समय के चक्र में उसने गांव की असामान्यताओं को देखा होगा और अरोर को बचाए रखने के लिए गुमनाम तरीके से मदद मांगी होगी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक नया चक्र शुरू हो गया और वह फिर से शुरुआती स्थिति में आ गया। वह इस बात को लेकर भी गहरे असमंजस में था कि अगर हर बार समय पूरी तरह रिसेट हो जाता है तो उस किताब के शब्द अभी भी गायब क्यों हैं, जबकि पिछले चक्र में खाया गया खाना भी अपनी जगह वापस आ जाता है। लुमियन ने महसूस किया कि इस बार उसकी यादें और उसकी हंटर बियॉन्डर शक्तियां सुरक्षित रहने का एकमात्र कारण वह रहस्यमयी महिला और उसके द्वारा दिया गया वानकार है जिसने उसके भीतर के विशेष गुणों को सक्रिय कर दिया था। इन विशेष शक्तियों और प्रतीकों की वजह से ही वह अपने सपनों के खंडहरों की स्थिति को वास्तविकता में लाने और अपनी बियॉन्डर स्थिति को चक्र की शुरुआत तक ले जाने में सक्षम रहा है। उसे यह भी संदेह था कि शायद अरोर या मैडम प्वालिस इस पत्र के पीछे हो सकती हैं, क्योंकि एक बियॉन्डर होने के नाते उनके पास रहस्यमयी ज्ञान की कोई कमी नहीं है जिसके जरिए वे अपनी रक्षा के लिए ऐसे प्रयास कर सकती हैं। इस रहस्य की पुष्टि करने के लिए उसने तय किया कि वह अपने सपनों के खंडहरों में जाकर वहां मौजूद उसी किताब की जांच करेगा, क्योंकि उसका सपना उसके अवचेतन मन का ही प्रतिबिंब है। अपनी खोज को जारी रखते हुए वह ओल्ड टावर्न गया, जहां उसे वही रहस्यमयी महिला मिली जो नारंगी रंग की पोशाक और एक झालरदार टोपी पहने हुए टैरोकारों के साथ बैठी थी। लुमियन को उसे देखकर ऐसी राहत मिली जैसे किसी डूबते हुए इंसान को सहारा मिल गया हो, क्योंकि वह महिला समय के इस चक्र से पूरी तरह अप्रभावित थी और उसे सब कुछ याद था। उस महिला ने मुस्कुराते हुए पुष्टि की कि लुमियन अब एक सर्कल इनहेबिटेंट यानी चक्र निवासी बन चुका है
जो इस समय के खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने समझाया कि सर्कल इनहेबिटेंट होने के दो मतलब हो सकते हैं, जिसमें एक का अर्थ है कि किसी ने किसी गुप्त सत्ता से प्रार्थना करके सीधे शक्तियां प्राप्त की हैं, जो पोषण से मिली शक्तियों से अलग होती हैं। उसने यह भी चेतावनी दी कि देवताओं या गुप्त सत्ताओं से उपहार के रूप में मिली शक्तियां एक बड़ा बोझ होती हैं और देने वाला उन्हें कभी भी वापस छीन सकता है। लुमियन अब समझ चुका था कि वह एक बहुत ही जटिल खेल का हिस्सा है, जहां उसे न केवल समय के इस अंतहीन चक्र को तोड़ना है, बल्कि उन शक्तियों के रहस्यों को भी समझना है जो उसे इस लूप में जीवित रखे हुए हैं। पूरे गांव के लोग अनजाने में एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं, और लुमियन अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इस सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है कि उसे अपनी बहन और खुद को इस मायाजाल से मुक्त करना है। आने वाले समय में उसे अपने सपनों की गहराई में जाकर उन सुरागों को इकट्ठा करना होगा जो उसे पिछले चक्रों में मिले थे, ताकि वह इस टाइम लूप के स्रोत तक पहुंच सके। इस पूरी प्रक्रिया में उसे उस रहस्यमयी महिला का मार्गदर्शन मिलता रहेगा जिसने उसे वानकार दिया था और जो इस समय के खेल से ऊपर उठकर सब कुछ देख रही है। लुमियन को अब यह एहसास हो चुका है कि उसे अपनी बियॉन्डर शक्तियों का विकास बहुत तेजी से करना होगा, क्योंकि समय उसके पास बहुत कम है और इस रहस्यमयी दुनिया के नियम बहुत ही क्रूर हैं। लुमियन ने एक क्षण के लिए रुककर विचार किया और फिर रहस्यमयी महिला से पूछा कि क्या शरीर, मन और आत्मा स्वाभाविक रूप से वरदान देने वाले की ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि उस उपहार की शक्ति में एक विशेष छाप होती है। उसने यह तर्क उन पारलौकिक गुणों से निकाला था जो प्राचीनतम और पिछले स्वामियों द्वारा पीछे छोड़े गए थे। यद्यपि वह वरदान केवल शुद्ध शक्ति थी और उसमें कोई स्थायी गुण नहीं थे, फिर भी लुमियन को लगा कि इसमें पिछले स्वामियों के विचित्र स्वभाव की मिलावट हो सकती है। टैरो कार्ड पकड़े हुए उस महिला ने लुमियन की बात से सहमति जताई और उसकी तार्किक क्षमता की सराहना की। उसने लुमियन से कहा कि उसे अपनी बहन औरोर का आभारी होना चाहिए, जिसने उसे इतनी अच्छी बुनियादी शिक्षा दी है। महिला ने आगे विस्तार से समझाया कि भले ही वरदान देने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता को प्रभावित न करना चाहे, फिर भी उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने करीब आने से रोकना अत्यंत कठिन है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि दिए गए अधिकार में देने वाले की इच्छा या संकल्प शामिल नहीं होगा, तो प्राप्तकर्ता के लिए उस शक्ति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और वह शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि इस संबंध में रूढ़िवादी देवताओं के आशीर्वाद मूल रूप से अस्थायी होते हैं और एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रहते हैं। लुमियन ने इस पर विचार किया और उत्सुकता से पूछा कि क्या वे लोग जिनके पास पहले से पारलौकिक गुण हैं, वे भी उपहार स्वीकार कर सकते हैं, और क्या इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन यह इतना अधिक नहीं होगा कि कोई अपना नियंत्रण खो दे। उन्होंने समझाया कि उपहार की शक्ति शरीर को वरदान देने वाले के अनुरूप बदलने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर पहले से ही मौजूद गुणों के अनुकूल हो चुका होता है। यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक कि एक नया संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, लेकिन यह मन या आत्मा को तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक व्यक्ति पूरी तरह टूटने की कगार पर न हो। इसका एकमात्र बड़ा जोखिम यह है कि बहुत उच्च स्तर की शक्ति होने पर शरीर पर तीसरी आंख या चौथा हाथ उगने जैसी शारीरिक विकृतियां आ सकती हैं। जब लुमियन ने पूछा कि यदि उपहार उसी मार्ग या पड़ोसी मार्ग से हो तो क्या होगा, तो महिला ने बताया कि तब कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होगा। हालांकि उन्होंने हंसते हुए चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि शारीरिक बदलाव नहीं होंगे। महिला को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि लुमियन उस ज्ञान में इतनी रुचि ले रहा है जो शायद भविष्य में उसके काम न आए, जबकि उसे समय चक्र पर ध्यान देना चाहिए।
लुमियन ने आत्मोपहास भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह पहले इस चक्र को तोड़ने में उनकी मदद मांगना चाहता था। लेकिन उसे महिला की पिछली बात याद आई कि इस समस्या को हल करने की कीमत पूरे कोर्डू गांव का पूर्ण विनाश होगा और हर कोई मारा जाएगा। उसने अब यह अनुमान लगाया कि यदि कोई व्यक्ति चक्र निवासी नहीं है तो इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका सब कुछ नष्ट कर देना है। महिला ने इस बात की पुष्टि की कि उसका अनुमान बिल्कुल सही है। लुमियन के पूछने पर कि उन्होंने यह पहले स्पष्ट क्यों नहीं किया, महिला ने हंसते हुए पूछा कि क्या वह तब विश्वास करता अगर उसे बताया जाता कि पूरा गांव एक समय चक्र में फंसा है। लुमियन ने स्वीकार किया कि बिना स्वयं अनुभव किए ऐसी विचित्र कहानी पर विश्वास करना कठिन था। महिला ने बताया कि वह समझाने में बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और यहाँ कुछ विशेष मामलों पर भविष्यवाणियां करना बहुत खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें इस चक्र को तोड़ने की सही कुंजी पता होती तो वे उसे बता देतीं ताकि वे जल्द से जल्द अपनी यात्रा समाप्त कर छुट्टी पर जा सके। महिला ने स्पष्ट किया कि पादरी को मारना ही काफ़ी नहीं है क्योंकि इस चक्र में कई सक्रिय बिंदु हैं जिसमें समय का 12वीं रात तक पहुंचना भी शामिल है। उन्होंने लुमियन को सचेत किया कि केवल कोर्डू ही इस चक्र में है जबकि बाहरी दुनिया में समय सामान्य रूप से बीत रहा है। जैसे ही बाहरी अधिकारियों को इस विसंगति का पता चलेगा वे इस समस्या को हल करने के लिए पूरे गांव को सीधे नष्ट कर देंगे ताकि यह संक्रमण औरों तक न फैले। उन्होंने बंसी हार्बर का उदाहरण दिया जिसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने भ्रष्टाचार के कारण पूरी तरह तबाह कर दिया था और कोई भी जीवित नहीं बचा था। यह सुनकर लुमियन ने स्वयं ही चक्र की कुंजी खोजने का दृढ़ संकल्प लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। टैवन से बाहर निकलने के बाद लुमियन ने देखा कि गांव ऊपर से कितना सामान्य लग रहा है, लेकिन इस शांति के पीछे एक अकल्पनीय भयावहता छिपी है। उसे महसूस हुआ कि कोर्डू एक आदिम जंगल की तरह है जहां यह बताना मुश्किल है कि कौन शिकारी है और कौन शिकार। ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए सावधानी और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इन विचारों के साथ ही उसे महसूस हुआ कि उसकी शिकारी औषधि पचने लगी है, जो अभिनय पद्धति का पहला कदम था। उसे लगा कि यदि वह जल्दी ही अनुक्रम 8 उकसाने वाला बन गया तो उसके इस रहस्य को सुलझाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। रास्ते में उसे चरवाहा पीरे बेरी मिला जिसने एक नया भूरा कोट और चमड़े के बिल्कुल नए जूते पहने थे। पीरे ने खुशी खुशी बताया कि वह वर्षों बाद लेंट का त्योहार मनाने आया है और उसका नया मालिक बहुत उदार है। पीरे ने जब गिरजाघर में प्रार्थना करने की बात कही तो लुमियन को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। एक चरवाहा होने के नाते वह अक्सर बस्तियों के पास रहता होगा, तो यह कहना कि उसने लंबे समय से गिरजाघर में प्रार्थना नहीं की है, संदेह पैदा करने वाला था। लुमियन को पेरे बेरी की हर बात में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। अंततः लुमियन ने पादरी से मिलने की अपनी योजना बदल दी और चरवाहे पेरे बेरी के घर की तलाशी लेने का निर्णय लिया। बेरी का घर काफी जर्जर और पुराना था, जहां बेरी परिवार के लगभग 12 से अधिक सदस्य एक छोटे से 2 मंजिला मकान में बहुत ही तंग स्थिति में एक साथ ठूस-ठूस कर रह रहे थे। और लुमियन ने देखा कि पीरे उस समय कैथेड्रल में अपनी प्रार्थना करने गया है और इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर वह बिना किसी आहट के घर के पिछले हिस्से में बने लकड़ी के बाड़। लुमियन ने अपनी हंटर की विशेष उन्नत दृष्टि और सूंघने की तीव्र शक्ति का पूरा उपयोग किया ताकि वह उन भेड़ों के शरीर में किसी तरह की बीमारी, चोट या जादू का कोई भी छोटा सा निशान देख सके। लेकिन काफी देर तक बारीकी से निरीक्षण करने के बाद भी उसे उनके शरीर में कोई स्पष्ट शारीरिक अंतर नजर नहीं आया और उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसे यह सब देखने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत है, क्योंकि एक सामान्य शिकारी की आंखें इससे ज्यादा कुछ नहीं देख पा रही थीं सिवाय एक बहुत ही अजीब बात के कि भेड़ों
भेड़ों का ऐसा व्यवस्थित और साफ सुथरा व्यवहार उनके प्राकृतिक स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि भेड़ें आमतौर पर अपनी गंदगी को बाड़े में हर जगह बिखेर देती हैं, लेकिन यहाँ उनका व्यवहार किसी समझदार इंसान की तरह लग रहा था, जो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता हो। और इसी संदेह के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के लुमियन बाड़ फांदकर अंदर चला गया, क्योंकि उसे पता था जैसे ही लुमियन भेड़ों के करीब पहुंचा वे डरकर घास के ढेर के पीछे छिपने लगी, और उनकी मिमियाने की आवाज़ें बहुत ही धीमी और दबी हुई थीं, जैसे वे अपनी उपस्थिति को गुप्त रखना चाहती हों। और लुमियन ने एक भेड़ को मजबूती से पकड़कर उसके दांतों और मसूड़ों की जांच की, लेकिन उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं मिली, तो उसने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर उस भेड़ ने तुरंत खुद को सामान्य दिखाने के लिए घास चरना शुरू कर दिया, जिससे लुमियन को पक्का यकीन हो गया कि ये भेड़ उसकी हर बात को समझ रही है। और तभी एक नाटकीय मोड़ आया जब एक भेड़ ने घास का एक बड़ा हिस्सा खींचा, जिससे पास में लगा ढेर भरभरा कर गिर गया, और उसके नीचे लुमियन को काले बालों का एक गुच्छा और ताजे कटे हुए नाखून मिले जो डारिए। लुमियन को अब एहसास हुआ कि गांव में हाल ही में किसी की मौत की खबर नहीं आई थी, फिर भी ये नाखून और बाल बिल्कुल ताजे लग रहे थे, जिसका मतलब था कि बेरी परिवार में कोई भयानक अपराध हुआ है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। और जब वह वहां से जाने लगा तो उसने भेड़ों को चिढ़ाने के लिए एक अपमानजनक इशारा किया, लेकिन तभी वह भेड़ अचानक आगे आई। कुछ लिखा। लुमियन उन अक्षरों को नहीं पढ़ सका, क्योंकि वह केवल इंटिस और प्राचीन फेसैक भाषाएं ही जानता था, लेकिन उस भेड़ की आंखों में एक गहरी विनती और सच्चाई थी जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और उसने तुरंत उन अक्षरों को मिटा दिया ताकि कोई और उन्हें न देख सके, और फिर वह सीधे अपने घर की ओर भागा, जहां उसकी बहन औरोर ने बताया कि यह शब्द हाईलैंडर भाषा में जिसका मतलब है मदद। इस खुलासे ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि वे भेड़ें असल में कोई जानवर नहीं थीं, बल्कि वे बदनसीब इंसान थे जिन्हें किसी भयानक जादू या काली शक्ति से जानवरों में बदल दिया गया था। और लुमियन को अब पूरा विश्वास हो गया था कि पीरे बेरी एक साधारण चरवाहा नहीं है, बल्कि वह एक खतरनाक वरलॉक है जो इंसानों को चरा रहा है। कोर्डू गांव की इस रहस्यमयी दुनिया में, जहां समय का चक्र पहले ही थम चुका था, वहां इंसानों का भेड़ बनना अब एक कड़वी सच्चाई की तरह सामने आ रहा था। और अरोर ने यह भी समझाया कि घर के बाहर मिले बाल और नाखून इस बात का पुख्ता सबूत है कि उस परिवार में किसी की निर्मम हत्या हुई है। और अब लुमियन और उसकी बहन के सामने एक ऐसी चुनौती थी जहां उन्हें न केवल इन भेड़ों को। कहानी की शुरुआत एक गहरे संदेह से होती है, जहां लुमियन को लगता है कि नरोका की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसके किसी सगे रिश्तेदार ने ही उसके बाल और नाखून चुराने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। नरोका अपने परिवार का एक मजबूत स्तंभ थी और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी, इसलिए लुमियन का दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने आत्महत्या की होगी, जिससे गांव में एक अदृश्य डर फैलने लगा था। लुमियन की बहन औरोर उसे समझाती है कि हाल के वर्षों में सुपरनैचुरल यानी अलौकिक घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, और वह नहीं चाहती कि उसका भाई इस खतरनाक रहस्यवाद की दुनिया में बिना तैयारी के कदम रखे। औरोर को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब कोर्डू गांव में रहना सुरक्षित नहीं है, विशेष रूप से तब जब लोगों का भेड़ों में बदलना और हत्या जैसी घटनाएं आम होने लगी हों, इसलिए वह वहां से तुरंत निकलने का फैसला करती है। वे नोवेल वीकली की ओर से आए एक टेलीग्राम का सहारा लेते हैं ताकि वे गांव वालों की नज़रों में आए बिना और किसी भी संदेह को पैदा किए बिना वहां से आधिकारिक रूप से प्रस्थान कर सके। लुमियन को पता है कि यह टेलीग्राम उसने खुद ही भेजा था ताकि उसे अपनी बहन को वहां से निकालने का एक सही मौका मिल सके। हालांकि वह जानता है कि इस समय चक्र यानी लूप से निकलना इतना आसान नहीं होगा। औरोर बहुत ही व्यावहारिक है और वह उन 3 भेड़ों यानी जादुई रूप से बदले गए इंसानों को बचाने का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसे पीरे बेरी की असली ताकत और उसके मददगारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका मानना है कि डेरीज पहुंचने के बाद वे अधिकारियों को एक गुमनाम पत्र लिखेंगे जिसमें रहस्यवाद के विवरण होंगे ताकि पेशेवर लोग आकर खुद इसकी जांच करें और सच्चाई का पता लगा सके। सामान पैक करने के दौरान लुमियन अपनी हंटर शक्तियों का इस्तेमाल करता है,
हालांकि औरोर को अभी तक यह नहीं पता कि उसका भाई भी एक बियॉन्डर बन चुका है और उसकी शारीरिक शक्ति पहले से बहुत बढ़ गई है। जब वे मैडम पुआलिस के घर की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में लुमियन गांव वालों को तरह तरह की झूठी कहानियां सुनाता है ताकि किसी को उनके असली इरादों का पता न चले, जैसे कि औरोर को ट्रायर में पदक मिलने वाला है। वह यहाँ तक कह देता है कि औरोर शेयर बाजार में पैसा डूबने के कारण भाग रही है, जिससे गांव वाले पूरी तरह उलझ जाते हैं और उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, जो कि लुमियन की चालाकी को दर्शाता है। जब वे उस प्राचीन महल के पास पहुंचते हैं जो अब मैडम पुआलिस का घर है, तो उसकी 2 ऊंची मीनारें और गहरा रंग किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा एहसास कराते हैं, जिसे देखकर लुमियन के मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा होते हैं। महल के बगीचे को देखकर औरोर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के बावजूद वहां फूल समय से बहुत पहले ही खिल गए थे, जो कि सामान्य परिस्थितियों में अप्रैल के अंत से पहले संभव नहीं था। लुमियन को शक होता है कि यह सब मैडम पुआलिस की जादुई शक्तियों का कमाल है, क्योंकि वह एक असामान्य रास्ते की बियॉन्डर है, लेकिन वह अपनी बहन के सामने इस बात को जाहिर नहीं करता। मैडम पुआलिस एक नीले रंग के सुंदर गाउन और सोने के हीरे वाले हार में उनका स्वागत करती है, लेकिन लुमियन को उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक छिपा हुआ खतरा महसूस होता है। बातचीत के दौरान लुमियन बटलर लुई लून के बारे में पूछता है, जिसके बारे में मैडम पुआलिस बताती है कि वह बीमार है, लेकिन लुमियन को पता था कि उस बटलर के गांव की महिलाओं के साथ गुप्त संबंध थे। लुमियन जासूसी करने के लिए महल की ऊपरी मंजिलों पर जाता है और वहां के खालीपन और सन्नाटे के बीच उसे लुई लून के कमरे से किसी के दर्द से तड़पने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की के बाहर से दीवार पर चढ़कर अंदर का नजारा देखने की कोशिश करता है, और जो वह देखता है वह उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक घृणित और डरावना था। उसने देखा कि बटलर लुई लून बिस्तर पर नग्न पड़ा था और उसका पेट किसी विशाल गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, जैसे वह फटने की कगार पर हो, और वह पसीने में तरबतर होकर चीख रहा था। एक रहस्यमयी महिला उसके पास खड़ी होकर बड़े उत्साह से चिल्ला रही थी कि जल्द ही यह होने वाला है, और तभी अचानक बटलर का पेट बीच से फट गया और वहां से खून की धारा बह निकली। उस फटे हुए पेट के अंदर से एक छोटा सा खून से सना हुआ हाथ बाहर निकला और उस महिला ने उस घृणित झुर्रियों वाले और खून से लथपथ बच्चे को बाहर निकाला, जिसे देखकर लुमियन पूरी तरह सुन्न रह गया। एक पुरुष के शरीर से इस तरह बच्चे का जन्म होना कोर्रू गांव में फैली उस गहरी और काली जादुई शक्ति का प्रमाण था, जिसे देखकर किसी भी सामान्य इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। यह दृश्य साबित करता है कि मैडम पुआलिस के महल के अंदर जो चल रहा है वह किसी बड़े और भयानक खतरे का संकेत है, जिससे लुमियन और औरोर को जल्द से जल्द बचना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के आगे के डरावने मोड़ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें और इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े। नमस्ते दोस्तों, आज हम रहस्यवाद और डरावनी कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जहां वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो लुमियन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि लुई लून, जो स्पष्ट रूप से एक पुरुष है, एक बच्चे को जन्म दे रहा है। यह दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि लुमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें, मन और आत्मा पूरी तरह से कलुषित और दूषित हो गई हों। लुमियन के मन में यह सवाल कौंध रहा था कि क्या यह रहस्यवाद की दुनिया है जहां एक पुरुष किसी और का बच्चा, शायद प्रशासक या मैडम पुआलिस का बच्चा, अपने भीतर पाल रहा है। उस गंदे और अजीब डिलीवरी रूम में जब बच्चे के रोने की आवाज गूंजी तो लुमियन को एक पल के लिए उसमें मानवीय उत्पत्ति की पवित्रता और खुशी का अनुभव हुआ, लेकिन यह भावना उस दृश्य की विसंगति और गंदगी के सामने बहुत छोटी थी।
जब लुमियन ने कमरे के भीतर दोबारा झांका तो उसने देखा कि वह नवजात एक लड़का था जिसके शरीर पर खून और सफ़ेद वसा की परत चढ़ी हुई थी। हालांकि वह बच्चा पहली नज़र में सामान्य लग रहा था, लेकिन गौर से देखने पर लुमियन ने पाया कि उसकी उंगलियों के नाखून पक्षियों के पंजों की तरह लंबे और मुड़े हुए थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उस बच्चे ने बाहर आने के लिए लुई लूंड के पेट को अपने इन्हीं पंजों से चीर दिया था, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई थी। लुई लूंड अर्धचेतन अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके पेट का घाव अभी सिला नहीं गया था, जहां से खून लगातार रिस रहा था और उसकी अंतड़ियां बगल में दबी हुई देखी जा सकती थीं। वहां मौजूद एक महिला ने रेशमी कपड़े में बच्चे को लपेटते हुए बहुत ही सहजता से लुई लूंड के घाव को सीना शुरू किया और मजाक में कहा कि यह उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि उसने पहले 4 बच्चों को एक साथ जन्म देने का दर्द सहा था। इन सब बातों और दृश्यों ने लुमियन को इतना डरा दिया था कि वह तुरंत वहां से भाग निकलना चाहता था ताकि उसका दिमाग और अधिक दूषित न हो। वह खिड़की से कूदकर वापस कमरे में आया और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन तभी उसे मैडम पुआलिस की मधुर और चुंबकीय आवाज सुनाई दी, जिसने उसे रोक लिया। मैडम पुआलिस की भूरी आंखों में लुमियन की छवि एक तीव्रता के साथ झलक रही थी और उस समय उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, जिससे लुमियन का मन तनाव से भर गया। तभी लुमियन की बहन ऑरोर वहां आई और उसने लुमियन से पूछा कि वह कहाँ गया था, क्योंकि उनकी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी। लुमियन ने चतुराई से झूठ बोला कि वह बीमार लुई लूंड से मिलने गया था, लेकिन महल बहुत बड़ा होने के कारण वह रास्ता भटक गया था। मैडम पुआलिस ने अंततः मुस्कुराते हुए लुमियन को धन्यवाद दिया और कहा कि लुई लूंड अपनी खराब सेहत के कारण किसी के सामने इस अश्लील तरीके से नहीं आना चाहते थे। लुमियन को इस बात से राहत मिली कि वे वहां से निकलने में सफल रहे, क्योंकि वह जानता था कि मैडम पुआलिस के महल में उनके सेवकों के बीच मुकाबला करना एक शिकारी के लिए सबसे खराब वातावरण था। जैसे ही वे गाड़ी में सवार होकर ट्रायर के लिए निकले, मैडम पुआलिस ने ऑरोर से ट्रायर से कुछ आधुनिक और ट्रेंडिंग उपहार लाने की फरमाइश भी की। गाड़ी का चालक सेवेल उन्हें डेरीज की ओर ले जा रहा था और ऑरोर ने उसकी विनम्रता के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। रास्ते में गाड़ी अचानक रुक गई क्योंकि सेवेल को नरोका नाम की एक विधवा महिला को जुनाक गांव छोड़ने के लिए साथ ले जाना था। नरोका जब गाड़ी में चढ़ी तो वह बहुत खुश लग रही थी और उसने उत्सवों में पहने जाने वाले अपने बेहतरीन काले कपड़े पहने हुए थे। ऑरोर ने नरोका से उसकी यात्रा के बारे में पूछा तो नरोका ने बहुत ही उत्साह के साथ जवाब दिया कि वह कुछ लोगों से मिलने जा रही है। हालांकि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, लुमियन ने गौर किया कि नरोका का व्यवहार अचानक बदलने लगा है और वह बहुत पीली और बेजान दिखने लगी है। नरोका की आंखों की चमक गायब हो गई थी और वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसने पिछले चक्र में आधी रात को देखी थी। लुमियन ने तुरंत अपनी बहन ऑरोर का ध्यान इस ओर खींचा और उसकी हथेली पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाया, जो उनकी गुप्त भाषा में किसी त्रुटि या खतरे का संकेत था। ऑरोर ने जब अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके अपनी आंखों को गहरा और काला किया तो वह नरोका की स्थिति देखकर दंग रह गई। ऑरोर ने लुमियन को चेतावनी दी कि डेरीज पहुंचने पर वह उसके साथ ही रहे और किसी भी कीमत पर उसका साथ न छोड़े। जब ऑरोर ने नरोका से दोबारा पूछा कि वह वास्तव में कहाँ जा रही है, तो नरोका ने एक खाली निगाहों के साथ गहरी आवाज में जवाब दिया कि वह जुनाक नहीं बल्कि पारमिता जा रही है। जैसे ही नरोका ने यह शब्द कहे, गाड़ी की खिड़की के बाहर का नजारा असामान्य रूप से काला और अंधेरा होने लगा, जो किसी आने वाले बड़े संकट का संकेत था।